सभी स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बैक टू कॉलेज के ऊपर। और आज हम करेंगे जो जून 2013 के अंदर पेपर आया था उसको, और इसके अंदर होंगे 50 क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसके अंदर ये बुक्स दी गई थी, इनको हमें मैच करना था कि कौन सी बुक किसकी है। तो स्केच ऑफ पॉलिटिकल जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो राइटर है तो ये है जॉन मेलकम, और ये दोस्तों लास्ट ईयर में भी बुक पूछी गई है। और द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1881, तो ये है जेम्स मिल की। 1881 के अंदर जेम्स मिल ने लिखी थी। तो ये डेट भी आप याद रखने की कोशिश कीजिए, कई बार डेट्स को भी यानी कि बुक्स को डेट के हिसाब से मैचिंग करना आ जाता है कि डेट कौन सी डेट में कौन सी बुक लिखी गई है या इसकी क्रोनोलॉजी क्या बनेगी इन बुक्स की, तो इसके हिसाब से भी आपको डेट याद होनी चाहिए। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं ये भी एल्फिंस्टन की है, और ये 1881 के अंदर ये भी लिखी गई है। एल्फिंस्टन की ये बुक है, यहाँ पे गलत दिया गया 1841, लेकिन ये 1881 के अंदर लिखी गई है। और द अर्ली हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी गई है वी एस स्मिथ के द्वारा 1904 के अंदर। तो ये इनकी मैचिंग होगी बुक्स की। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जेम्स मिल, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एल्फिंस्टन। तो ये इनकी बुक्स रहेंगी दोस्तों। तो ए इसके हिसाब से इसका राइट आंसर रहेगा। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बी का रहेगा 3। भारतीय जो इतिहास में प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था, तो ये जहाँ पे भी वर्ड आएगा प्राच्य निरंकुशवाद, तो इसका जो आंसर रहेगा, जो सिद्धांत दिया है इतिहास के अंदर, ये दिया है H.G. रोलिंस इसका राइट आंसर रहेगा। और जो ये बुक्स दी गई हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सी बुक सही सुमेलित नहीं है। सुनील कुमार की है द इमरजेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, और इनकी है इंडिया बिफोर यूरोप सिंधिया भी, ये जो राइटर है। हरबंस मुखिया की है द मुगल्स ऑफ इंडिया, हरबंस मुखिया काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों ये। और इन्हीं में से ही क्या होता है, जितनी बुक्स हैं मोस्टली रिपीटेड होती रहती हैं, 1-2 बुक्स तो हमें ऑप्शन में मिल ही जाती है, नए जो भी नए एग्ज़ाम हमारे आगे आएगा। तो ये लास्ट वाला जो डी है ये गलत है। राइटिंग जो दी मुग़ल वर्ल्ड है ये है दोस्तों मुज़फ़्फ़र आलम की, तो ये यहाँ गलत है और यही इसका राइट आंसर है। यहाँ आप इसका पढ़ भी सकते हो। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एम.जी. रानाडे को। तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि ये प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे 1869 के अंदर, और प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय रानाडे को ही जाता है। और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, जाति पाति प्रथा के विरोध किया। नए इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का हमें चयन करना है विचार करके, और सही कथन का चयन करना है। तो सही कथन इसके अंदर एक ही बनेगा, इसने समाज विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों के ढंगों और अंतर्दृष्टि को अपनाया। तो ये नए इतिहास के संबंध में बिल्कुल करेक्ट है, बाकी यहाँ से गलत हो जाएंगे सभी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में आप ये पढ़िए, और ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं अभिकथन और तर्क के ऊपर, तो इनमें क्या होता है कि हमें क्योंकि लगा के इनको अच्छे से सही करना होता है। पहले क्वेश्चन आया 6 नंबर पे, इनमें क्या होता है, इनको पहले हमें सही होते हैं या नहीं, इनको देखना होता है ये ठीक दिए गए हैं या नहीं, और फिर क्योंकि लगा के इनको मैच करना होता है कि जो कारण है सही बन रहा है या नहीं। तो देखिए नवपाषाण युग के पश्चात धातु युग आया, बिल्कुल करेक्ट दिया गया। पहले नवपाषाण युग आएगा, फिर उसके बाद ही धातु का यूज़ होने लग गया था, या धातु युग है बाद में ही आया। तो कारण क्या दिया गया इसके लिए, इसके पीछे कारण कुछ समय तक क्या है पाषाण उपकरणों का प्रयोग भी साथ साथ चलता रहा। तो अगर तर्क देखें तो तर्क इसको सेटिस्फाई भी करता है, क्योंकि धातु युग के साथ साथ क्या है पाषाण उपकरणों का भी उपयोग साथ साथ होता रहा। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रही। तो यहाँ इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, और इसकी सही व्याख्या ए है आर की। तो आप यहाँ पे इसकी व्याख्या जो है यहाँ पे थोड़ा ये ब्लर हो गई है जो पीडीएफ है। तो इसके बारे में अगर आपको बताऊं कि ये जो नवपाषाण काल है 2 चरणों में है। जैसे कि एक तो गैर मृदभांड और मृदभांड 2 कालों में विभाजित किया गया है इसको, एक गैर मृदभांड और मृदभांड काल के अंदर।
तो मृदभांड जो नवपाषाण काल के अंत में क्या होता है, जो मृदभांड काल है तो उसके नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग आरंभ हुआ था। और ये दोस्तों क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा है साफ तो मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ दिया गया है घोड़े की मृण मूर्ति। तो ये घोड़े की मृण मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। आप मेरी आवाज़ सुनिए। आरायुक्त मृण जो पहिया है वो मिला है बनावली से। और यज्ञ वेदी जो मिली है कालीबंगा से, यज्ञ वेदी कालीबंगा। और ये बनावली से मिला है आरायुक्त पहिया। और सावधान एच मिला है हड़प्पा से। तो आप यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकते हो। और ये आई है अभी सूची 1 सूची 2 को इनमें आपस में मिलाना है कि किसने किसकी स्थापना या कुछ इनके जो सोसाइटी वगैरह ने बनाई है तो वो देखनी है। विलियम जोन्स ने बनाई थी एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के अंदर। जेम्स प्रिंसेप ने सिंधु घाटी की लिपि का उद्वाचन किया है, जेम्स प्रिंसेप ने किया है। कनिंगम ने किया है भारतीय सिक्कों के ऊपर कार्य। और सर जॉन मॉर्सल ने किया है, जो मार्शल थे सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर कार्य। और सबसे पहले ये सर जॉन मॉर्सल ही यानी कि जो पद बनाया था कर्जन के टाइम में एक महानिदेशक नियुक्त किया गया था इसके लिए, जो खुदाई वगैरह के लिए। तो ये सबसे पहले जो सर जॉन मॉर्सल इस पद पर आए थे, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को 2 से मिलाना है, यानी कि इनको नरेशों को आपस में मिलाना है। तो जो ब्रह्मदत्त है दोस्तों वो काशी का था, काशी का नरेश था। और जरासंध जो था, जरासंध था मगध का नरेश। तो आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हो क्योंकि ऊपर जो क्वेश्चन नीचे चला गया है। अशोपति कैकय के थे, जनमेजय तो गुरु के थे, जरासंध मगध का था और ब्रह्मदत्त काशी का था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। प्राचीनतम जो है उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे? तो जो प्राचीनतम जो सबसे पहले सिक्के बने हैं वो बने हैं तांबे और चांदी के अंदर। और इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो। जो वास्तविक चांदी सिक्कों की शुरुआत 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मानी जाती है। इन्हें आहत सिक्का बोलते थे क्योंकि इनके ऊपर ठप्पे लगे होते थे, यानी कोई चीज़ से ठप्पा मार के आकृति बना। देखिए दोस्तों, मौर्य काल में सीता कर लागू होता था। तो कौन सी भूमि पर लागू होता था राज्य की जो स्वामित्व वाली कृषि भूमि होती थी उसके ऊपर, यानी कि स्टेट ये लगाता था। इन शासकों को कालानुक्रम में लगाना है दोस्तों। ये हैं शुंग वंश के पहले। हमें पता है कि पुष्यमित्र शुंग ने राज किया है, तो ये फर्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद आएंगे अग्निमित्र, यानी कि इनके जो टाइम पीरियड है वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे कि जो पुष्यमित्र शुंग का टाइम है वो 185 से 149 ईसा पूर्व और अग्निमित्र का 149 से 141। सुज्येष्ठ का टाइम पीरियड है, यानी कि यहाँ अग्निमित्र सेकंड पे है, सुज्येष्ठ थर्ड पे है। सुज्येष्ठ का जो टाइम पीरियड है वो है 141 से 131। और वसुमित्र जो फोर्थ पे आ जाएंगे, इसका टाइम पीरियड है 131 से 124 ईसा पूर्व। तो इसके हिसाब से आप इसका आंसर कर सकते हो। भारतीय ज्योतिष में रोमन सिद्धांत संकेत था, तो ये यूनानी प्रभाव का संकेत था। रोमन जो रोमक सिद्धांत है इसको, यानी कि जो गार्गी संहिता है उसके अंदर भी स्पष्ट किया गया है कि जो ज्योतिष के क्षेत्र में भारत यूनान का ऋणी है। तो ज्योतिष के ऊपर यूनानियों की काफ़ी पकड़ थी, ये आपको याद होनी चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट देखते हैं, इनको आपस में मैच करना था। तो ये कौन कौन से, यानी कि कॉलेज हो गए या उस टाइम पे जो कॉलेज वगैरह थे। और नागार्जुनिकोंडा के अंदर जैसे कि ये कहाँ पड़ता है, ये स्तूप वगैरह भी यहाँ पूछे गए हैं। तो नागार्जुनिकोंडा जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और हमें पता है वल्लभी गुजरात के अंदर मेन कॉलेज था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। जो विक्रमशिला जो है बिहार के अंदर था। अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है दोस्तों कि कौन सा जो विश्वविद्यालय है प्राचीनतम, वो गंगा नदी के किनारे था। कई बच्चों ने उसका आंसर जो लगाया है वो नालंदा लगाया है कईयों ने, लेकिन इसका राइट आंसर विक्रमशिला है। ये गंगा नदी के किनारे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट पेपर के अंदर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। बेसनगर जो है मध्य प्रदेश के अंदर है, जहाँ से गरुड़ स्तंभ की स्थापना का हमें पता चलता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से किस अभिलेख के अंदर प्राचीनतम सती प्रमाण का उल्लेख हुआ है? ये है दोस्तों भानुगुप्त का एरण स्तंभ अभिलेख, 510 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अभी लास्ट बार भी क्वेश्चन ये सेम रिपीट हुआ है, डिट्टो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टाइम।
और हर्ष की जो माता है यशोमती 1604 में सती हुई थी, उसका भी उल्लेख सती प्रथा के अंदर हमें मिलता है कि सती से संबंधित सबसे पहला उल्लेख यहाँ हुआ है भानुगुप्त के अंदर, अभिलेख के अंदर। तो सेकंड हुआ है हर्ष की माता का। तो ये शिलालेख आए हैं और इनको मैच करना है कि किसका कौन सा शिलालेख है। तो कुमारगुप्त जो फर्स्ट है उसका है बिलसद शिलालेख, कुमारगुप्त सेकंड का है सारनाथ शिलालेख, काफ़ी इम्पोर्टेंट शिलालेख है ये। बुद्धगुप्त का है एरण अभिलेख, एरण शिलालेख, और प्रांतक सेकंड का है उत्तर मेरु अभिलेख, और प्रांतक सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर चोलों का जो शासन प्रशासन वगैरह था वो इसके अंदर मिलता है। और इसकी खासियत ये है कि दोस्तों ये क्या है, हमें स्थानीय प्रशासन के बारे में बिल्कुल इम्पोर्टेंट हमें जानकारी प्रदान करता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट अभिलेख थे ये सारे ही जो नीचे दिए गए थे। और यहाँ पे कालानुक्रम के अनुसार इनको लगाना है 17 क्वेश्चन के अंदर। तो पल्लव शासक है ये, पल्लव शासक हमें पता है कि सिंह विष्णु ने सबसे पहले शासन किया है 555 से 590 के अंदर, और भारवी इनके टाइम में निवास करते थे। सेकंड पे जो आएंगे वो आएंगे महेंद्र वर्मन, 590 से लेकर 630 ईस्वी तक महेंद्र वर्मन आएंगे। उसके बाद आएंगे महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो 630 से लेकर 668 तक राज इन्होंने किया है। महेंद्र वर्मन सेकंड का इनके बाद है। उसके बाद आते हैं परमेश्वर वर्मन, ये फोर्थ पे आएंगे और इन्होंने किया है 672 से 700 ईस्वी तक शासन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारवी को लेकर के, भारवी सिंह विष्णु के टाइम में थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में। दक्षिण जो भारत के राजाओं के निरंतर संघर्षरत रहने का कारण था, तो क्या कारण था इनका, तो ये था गोदावरी कृष्णा नदियों और उनकी घाटियों पर नियंत्रण की इच्छा। ये इम्पोर्टेंट कारण है इसके अंदर, क्योंकि ये उपजाऊ भूमि थी और यहाँ जल की अच्छी सुविधा थी, रहने के योग्य थी, और कृषि वगैरह अच्छी होती थी। अगर पानी अच्छा होगा तो कृषि अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो आर्थिक स्थिति भी उस स्टेट की अच्छी होगी। तो इस वजह से उनका फोकस इनके ऊपर था। अमीर खुसरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमीर खुसरो से संबंधित हमें देखने हैं कि कौन कौन से सही हैं। वह सूफ़ी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये तो हर कोई जानता है, ये सही है। यह कहा जाता है कि उन्होंने संगीत पर अनेक पुस्तकें लिखी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लिखी हैं उन्होंने संगीत पर पुस्तक। उनका जो ग्रंथ है खजाइन उल फतूह सुल्तान कैकोबाद के शासनकाल के बारे में जानकारी देता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो खजाइन उल फतूह है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें बताता है, और संगीत वाद्य जो सितार उनका आविष्कार माना जाता है। तो दोस्तों ये अमीर खुसरो दूसरे थे, उनका नाम भी कुछ इसी टाइप से है, खुसरो, अमीर खुसरो नहीं, वो खुसरो खान थे। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ए और दो, ये सितार का आविष्कार उन्होंने नहीं किया, खुसरो खान ने किया था। 13वीं सदी के अंदर नहीं बल्कि ये 16वीं सदी के अंदर हुआ है इसका आविष्कार, क्योंकि अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी में हुए हैं और ये हुए हैं 16वीं शताब्दी के अंदर खुसरो खान। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इनकी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हो। और ये देखिए खजाइन उल फतूह के अंदर तारीख़ अलाई के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की 15 विजयों और आर्थिक सुधारों का वर्णन है, और खुसरो खान ने 16वीं सदी के अंदर इसका आविष्कार किया था सितार का। दिल्ली के किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की मरम्मत कराई और हौज ए खास की सफाई करवाई और उसके किनारे एक आकर्षक मदरसे का निर्माण करवाया? तो ये था फ़िरोज़ तुगलक। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। और ऐबक ने इसे शुरू करवाया, और दिल्ली के सुल्तानों के अंदर से इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसको पुनर्निर्माण करवाया। और ये भी आपको याद रखना है कि सुल्तान जो सिकंदर लोदी था उसने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। इनको आपस में मैच करना है किसकी कौन सी रचना है। तो कबीर का हमें पता है बीजक है, और जो तुलसीदास हैं उनकी है विनय पत्रिका, और एक नाथ की है भावार्थ रामायण, और सूरदास की है भ्रमर गीत। तो ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित लेखों में से किसका यह दावा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फ़िरोज़ शाह को अपना उत्तराधिकारी चुना था? तो ये दावा करता है जियाउद्दीन बर्नी, और ये दावा इसने किया अपनी बुक तारीख़ फ़िरोज़ शाही के अंदर। और सल्तनत के जो यानी कि प्रादेशिक राज्य और उनको शासकों से इनको सम्मिलित करना था, तो गुजरात के अंदर आएंगे महमूद बेगड़ा, जो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं।
और बहमनी के अंदर आ जाएंगे अहमद शाह। कश्मीर के अंदर आ जाएंगे सुल्तान सिकंदर। मालवा के अंदर आ जाएंगे जो लास्ट पीछे गए हैं महमूद खिलजी फर्स्ट। यहाँ आप इसको पढ़ सकते हो। निम्नलिखित शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 50, 200, 250 और 500 की यानी कि 500 की इकाई में विभाजित किया? तो ये था इस्लाम शाह। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनको लेकर के ये। तो शेर शाह के उत्तराधिकारी थे। इनको कालानुक्रम में लगाना है कि कौन सा चीज़ अकबर ने पहले की, कौन सी बाद में की। तो सबसे पहले यहाँ आएगी गुजरात विजय जो 1572 में हुई थी। तो गुजरात विजय यहाँ पे फर्स्ट। और उसके बाद आएगा हल्दी घाटी का, यानी कि इसके बाद दाग प्रथा आएगी दोस्तों, क्योंकि दाग प्रथा 73 में हो चुकी थी। तो सेकंड पे आएगी दाग प्रथा। जो इलाही संवत है वो 1582 या 81 में स्टार्ट हो गया था, ये थर्ड पे आएगा। हल्दी घाटी युद्ध आएगा फोर्थ पे। तो इनको आप मैच कर सकते हो। राय सिंह 5000 किस वंश राजवंश से संबंधित थे? तो जो राय सिंह थे ये थे राठौर वंश से, बीकानेर के थे ये। तो ये अकबर और जोधपुर के राजा मालदेव के पुत्र और चंद्रसेन सहित स्वामी भक्ति इन्होंने प्रकट किया। और बीकानेर के राय कल्याणमल तथा उसके पुत्र राय सिंह ने भी अकबर के समक्ष समर्पण किया। 7 देखिए दोस्तों, यहाँ सही सुमेलित देखना है। पानीपत का सेकंड युद्ध अकबर बनाम इब्राहिम लोदी नहीं हुआ, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था फर्स्ट। और अकबर के साथ हुआ था हेमू का युद्ध। तो ये यहाँ गलत दिया गया है। तो इसमें हम सीधा सही देखेंगे। जो धर्मत का युद्ध हुआ था वो हुआ था औरंगजेब और दारा के मध्य, ये काफ़ी सही दिए गए हैं। तो ये इनको भी आप पढ़ सकते हो कौन सा किसके टाइम पे हुआ है। और इसके अंदर हमें क्या करना है, मैचिंग करनी है कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है। तो जो खासा ए शरीफा होता है ये बादशाह का अपना प्रतिष्ठान होता है। खासा से समझ सकते हैं इसको। सहबंदी जो होती है वो होती है विशेष अवसर पर नियुक्त सैनिक सहबंदी, उसको बोलते हैं। तलब बोलते हैं। वेतन मांग होती है ये मनसबदार की। ज़कात मार्ग शुल्क को बोलते हैं। शहर दूर से आकर्षक लगते हैं परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता जो है संकीर्ण गलियों एवं भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। मुगल कालीन जो भारत के शहरों के बारे में उपयुक्त टिप्पणी किसने की है? तो ये की है फादर मोन्सरेत ने। मोन्सरेत भी इनको बोलते हैं। तो ये 1578 के अंदर अकबर के दरबार में आया था और धार्मिक चर्चाओं में भाग लेने यह पहुंचा था। और यह मुराद का शिक्षक था। इसके बारे में आप डिटेल यहाँ पढ़ सकते हो। इसने 6 बार भारत की यात्रा की। ट्रेवनियर की बात कर रहा है यहाँ पे ये। और थॉमस रो जो आया था इंग्लैंड के सम्राट जेम्स सेकंड का दूत बनकर 1615 में जहांगीर के टाइम पे आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिटेल दी गई है। यह कथन किसका है कि 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण में अनवरत कार्य किया? तो ये है ट्रेवनियर का कथन। ट्रेवनियर बोलता है कि 20,000 लोगों ने ताजमहल के निर्माण में अनवरत यानी कि लगातार कार्य किया। तो ये आप ये डिटेल पढ़ सकते हो ट्रेवनियर को लेकर के। अभी कथन में वाले क्वेश्चन आए हैं। अनेक जो मुग़ल अमीर हैं अपने नाम से या व्यापारियों की साझेदारी में व्यापार कर रहे थे? तो ये सही दिया गया है। जो अनेक मुग़ल अमीर जो थे वो अपने नाम से या अनेक व्यापारियों की साझेदारी में व्यापार करते रहे और कर रहे थे। बंगाल के गवर्नर की हैसियत से मीर जुमला ने समस्त महत्वपूर्ण वस्तुओं के व्यापार पर अपना एक अधिकार स्थापित करने का प्रयत्न किया। तो ये मीर जुमला की बात कर रहा है। तो मीर जुमला ने ऐसा ही किया था। लेकिन यहाँ पे जो है RA की जो है व्याख्या सही नहीं करता, क्योंकि कारण मैच नहीं हो रहे हैं। अलग अलग दोनों ही बातें बोली जा रही हैं। और शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा इसने भेंट किया था। किस इतिहासकार ने सामुदायिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरी वाले की संज्ञा दी है? तो ये दी है वान ल्यूर ने। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आगे आने वाले एग्ज़ाम को लेकर के। और ये 18वीं सदी के भारत की आर्थिक समृद्धि के स्वरूप का वर्णन करते हैं वान ल्यूर। और ये फेरी वाले की संज्ञा इंडियंस को देते हैं जो भी व्यापार करते थे उस टाइम। और इन मुग़ल सम्राटों को क्या करना है, मैचिंग में लगाना। दोस्तों ये 5वीं बार क्वेश्चन आया है। सेम लगा लीजिए आप, 4-5 बार आया है ये और हर बार आता रहेगा। आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए हर मुग़ल्स की कौन किस टाइम पे आया है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आएगा
क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं तो जहांदर शाह आएगा फर्स्ट पे, क्योंकि ये हुआ है 1712 से लेकर 13 के अंदर। उसके बाद आएगा मोहम्मद शाह, जो इसको रंगीला बोलते थे, ये 1719 से 1748 तक हुआ है। उसके बाद आएगा अहमद शाह जो हुआ है 48 से 54 तक, और आलमगीर सेकंड ये हुए हैं 1754 से लेकर के 1759 तक ये आएंगे फोर्थ पर। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने भारतीय सिविल सेवाओं को प्रारंभ किया? तो सिविल सेवाओं को कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 1813 से ये प्रतियोगिता परीक्षा होने लगी थी और यह आरंभ में इंग्लैंड में होती थी, और 1923 में, यानी कि ये डेट आपको याद रखनी है, ये भारत में भी होने लगी। और 1863 के अंदर प्रथम भारतीय IAS था सत्येंद्र नाथ टैगोर था। दोस्तों ऐसी डिटेल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी जो मैं आपको डिटेल यहाँ पर करवा रहा हूँ। भारतीय महिला संघ वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो ये हुई थी मद्रास के अंदर, और ये की थी लेडी सदाशिव अय्यर ने इसकी स्थापना की थी। लास्ट ईयर में डेट पूछी गई थी दोस्तों इसकी। तो ये भारतीय महिला संघ है और इसकी डेट शायद 1927 है। एक बार आप खुद भी इसको नेट पे चेक करना। स्त्री पुरुष तुलना जो है द कंपैरेटिव यानी द कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन पुस्तक लिखी है ताराबाई शिंदे ने, और ये 1882 में इन्होंने पुस्तक लिखी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आंदोलन, और इनको मैच करना है कि पावना जो आंदोलन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, यानी कि पूर्वी बंगाल इससे मैच हो जाएगा यहाँ पे। और जो मोपला हुआ है ये हुआ है मालाबार के अंदर। और दक्कन दंगे जो हुए हैं, दक्कन विद्रोह, ये हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर। बारदोली का हमें पता है ये गुजरात में पड़ता है। तो आप इसकी डेट भी याद कीजिए, यहाँ डेट भी दी गई है इनकी कि कौन सा किस टाइम पे हुआ है। कई बार क्रोनोलॉजी में भी आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप पॉज करके वीडियो को ये डिटेल ज़रूर पढ़ना। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1909 के अंदर, और गांधी जी ने किया था इसका। पुनः समझौते के परिणाम स्वरूप जो है सामान्य मतदाताओं की सीटों में से दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की गिनती ये बढ़ी थी दोस्तों। पहले ये थी पहले 18% में वृद्धि हुई। ये पहले 48 के लगभग या 71 के लगभग थी, लेकिन ये बाद में 147 में भी 147 हो गई थी ये। तो ये आप डिटेल में पढ़ सकते हो, शायद दी गई है। हाँ ये दी गई है यहाँ पे। 18% की वृद्धि 147 को कर दिया गया था, 71 थी ये। तो ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के मध्य, और ये डेट आपने याद रखनी है 26 सितंबर 1932 को ये हुआ था समझौता। गांधी जी के नेतृत्व में गुजरात सभा के मुख्य भूमिका निभाई, तो ये निभाई थी खेड़ा के किसान आंदोलन ने। किसान आंदोलन के अंदर गांधी जी ने यहाँ ये भूमिका निभाई थी। इसकी डिटेल भी आप यहाँ पढ़ सकते हो। इसके अंदर थे पटेल और इंदुलाल याग्निक और अन्य युवा साथी। निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की? तो ये की थी पंडिता रमाबाई ने। ये इसका राइट आंसर रहेगा, और इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हो। 1889 में शारदा सदन की भी इन्होंने स्थापना की, और आर्य महिला सभा की भी इन्होंने स्थापना की। तो इनसे जुड़ी हुई हैं 3 चीज़ें, तीनों आपको याद रखनी है पंडित रमाबाई से। किस वर्ष में शारदा अधिनियम बना? तो ये बना था 1929 के अंदर, और इसकी डिटेल यहाँ नीचे दी गई है। ये अजमेर के निवासी और शिक्षाविद थे हरविलास शारदा, और इनके प्रयत्नों से जो है बाल विवाह के ऊपर कानून बना था, और इसे शारदा अधिनियम भी बोलते हैं। 14 वर्ष लड़कों की और 18 वर्ष लड़कियों की आयु भी यहाँ करती गई थी। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल है। रानी गैडिन्यू थी जिसे ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, वह कहाँ से थी? तो ये नागालैंड से थी। ये क्वेश्चन भी 2 बार नेट के अंदर पूछा गया है। तो इनको उपाधि किसने दी थी रानी की? तो ये दी थी नेहरू ने। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, और ये जुड़ी हुई थी जियात्रंग आंदोलन के नाम से भी इनको जाना गया है। जो स्वीना अवज्ञा आंदोलन था उसको जियात्रंग आंदोलन नागालैंड के अंदर बोलते थे। और यदुनाथ की हत्या हो गई जो इसका भाई था, और उसकी बहन गार्डिन्यू ने क्या किया था, इसके आंदोलन की भाग दौड़ संभाली, और आजीवन उन्होंने कारावास, और नेहरू ने रानी की इनको उपाधि दी। निम्नलिखित से कौन जो था INA इंडियन नेशनल जो थी आर्मी से संबंधित नहीं था? तो ये थे रास बिहारी घोष, ये संबंधित नहीं थे। रास बिहारी बोस और घोष में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि दोनों ये अलग अलग व्यक्ति थे।
ये भी संबंध रखती थी। ये भी जनरल मनमोहन सिंह ने तो स्टार्ट किया था इसको, इंडियन INA को, और जिसकी भागडोर बाद में संभाल लेते हैं सुभाष चंद्र बोस। और ये भी संबंध रखते थे, ये नहीं रखते थे। इसकी डिटेल आप यहाँ पढ़ सकते हो। जो रास बिहारी बोस ने 1942 में इसकी स्थापना की और कैप्टन इनके मोहन थे, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। और रास बिहारी जो घोष की यहाँ बात हो रही है, तो ये उदारवादी थे। 1908 में मद्रास में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये यहाँ पे आप रास बिहारी और रास बिहारी घोष दोनों में अंतर देख सकते हो। फरवरी 1947 में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री एंटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश भारत छोड़ जाएगी। कौन सी डेट में, तो जून 1948 ये डेट इन्होंने फिक्स की थी भारतीयों के लिए सत्ता सौंपने की। INA के जनरल शहनवाज गुरदयाल सिंह ढिल्लो प्रेम सहगल पूर्व में किस सेना में अधिकारी थे, तो ये थे ब्रिटिश भारतीय सेना से संबंधित अधिकारी। और इनको पकड़ करके 1945 में मुकदमा चला था जो लाल किले के अंदर चला था। ये तीनों मेजर थे और तीनों ही इम्पोर्टेंट नाम हैं, कई बार मैचिंग में आ जाएंगे कि कौन कौन से तीन संबंध रखते हैं INA से। और ये सबसे पहले ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल थे, जिनको क्या है जापानी सेना क्या है पकड़ लेती है और फिर इनको क्या करती है, मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी घोष को समर्पित इनको कर देती है। और वहीं से क्या है INA बनती है। 26 जनवरी 1950 को बने भारतीय संविधान में कुछ मूलभूत आदर्श और जो है मूल्य निर्दिष्ट थे। तो इनमें से कौन सा संविधान का हिस्सा नहीं था, नहीं हमें देखना है। भारत धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो भारत धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा क्या है संविधान का क्या है हिस्सा नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। भारत में बालिग मताधिकार पर आधारित संसदीय प्रणाली होगी, ये था। इसने विधि के सम्मुख सभी के समान अधिकार की गारंटी थी, ये भी था। इसमें लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, ये भी सही है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, ऐसा कुछ नहीं था जब ये 1950 में जब हमारा संविधान लागू होता है, ये तब की बात हो रही है। मैं भी थोड़ा सा इसको पढ़ करके वैसे मैंने इसको सही लगाया था, लेकिन अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 तक, तो ऐसा उस टाइम संविधान में नहीं लिखा गया था। ये लिखा गया था जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर। तो डिटेल इसकी देखते हैं एक बार। तो डिटेल में भी यही दिया गया है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था तब ये जोड़े गए थे इसके अंदर। और ये सब आप पढ़ सकते हो डिटेल में। मोपला जो है दक्षिण के निर्धन कृषक एवं कृषि श्रमिक होते थे। निम्नलिखित जातियों में से उन्हें धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को ग्रहण किया था। तो ये कौन कौन से थे, तो ये थे महर और मांग जो थी, दो जातियां थी, इन्होंने ऐसा किया था। केरल में रहने वाले इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। ये मोपला आप मुसलमान बन गए। शीत युद्ध के प्रसंग में कौन सा कथन सही नहीं है। USA की योजना यह थी कि अपने न्यूक्लियर हथियारों के प्रमोशन के लिए क्यूबा के द्वीप का प्रयोग किया जाए। क्यूबा द्वीप ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और सही दिया गया है। US सोवियत यूनियन दोनों ने अन्य देशों की लड़ाई के लिए सेनाएं और हथियार भेज दिए। तो ये शीत युद्ध के बारे में गलत दिया गया है। रूस ने विराट बर्लिन दीवार का निर्माण किया ताकि पूर्व बर्लिन के वासियों को पश्चिम बर्लिन में जाने से रोका जा सके, ये सही दिया गया है यहाँ पे। शीत युद्ध की परिस्थितियों के प्रत्युत्तर में नाटो और वर्साई समझौते अस्तित्व में आए, तो ये सही है और यहाँ बी गलत है। तो ये अपना युद्ध न शांति के रूप में भी शीत युद्ध को जाना जाता है। और ये क्या था, एक तरह से ऐसा युद्ध था जिसमें हथियारों का यूज़ ही नहीं हुआ, ये सिर्फ वैचारिक युद्ध था और नीतियों का युद्ध था। और निम्नलिखित में से जो है जेम्स अगस्टस 21 के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, तो सही नहीं हमें देखते हैं। वह भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत था, ये इम्पोर्टेंट है इनके बारे में, और सही है वह बंगाल क्रॉनिकल का संस्थापक था, तो ये गलत दिया गया है। उसने सदैव प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, कंपनी सरकार ने उसे निडर पत्रकार होने के कारण जेल भेज दिया, ये बिल्कुल सही दिया गया है, तो बी यहाँ गलत दिया गया है। और इसके डिटेल पढ़िए आप। बंगाल गजट और दी कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर इसका नाम था जो इन्होंने स्टार्ट किया था ये, और 1782 में इसको बंद कर दिया गया और इसको वापस भेज दिया गया था इंग्लैंड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना अगर आप चैनल पर नए हो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।